हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 है विविधता और भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का। कल हमने पर क्लास 6 का ही चैप्टर नंबर 1 किया था विविधता। एक वर्ड में समझे विविधता का मतलब तो अनेकता कह सकते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि विविधता और भेदभाव कैसे होता है। विविधता के अंदर भेदभाव लास्ट चैप्टर में हमने विविधता के बारे में पढ़ा था। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चढ़ाया जाता है, इसके बारे में हमने देखा। उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें कई गतिविधियों में समूहों में शामिल नहीं किया जाता और हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करें तो दुख भी होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है? इन्हीं भेदभाव को आज हम इस चैप्टर में यहाँ पर समझेंगे। हम क्या हैं और हम कैसे हैं कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा हम बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम पहनते हैं, कौन से खेल हम खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में देखें तो ध्यान दीजिए कि यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। अगर देखा जाए तो संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। संसार के अंदर 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। संसार के अंदर मुख्य 8 धर्म होते हैं। इन 8 धर्मों के लोग भारत में अनुयायी बनकर के रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के अंदर 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 100 से भी ज़्यादा यहाँ नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते भी हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय भी बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी और की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखा करते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा भी लेते हैं तो वह पूर्व आग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक ही होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्व आग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका हो सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है कि उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं और अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए अपने पूर्व आग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। पहला भेदभाव यही बताया है, सबसे बड़ा है आज समाज में लड़के और लड़कियों में भी कई तरह से भेदभाव किया जाता है। जैसे हम सभी इस भेदभाव से परिचित भी हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है ना।
इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि सच्चाई यही है या कुछ और। नीचे एक सूची या तालिका दी गई है, बहुत ही सुशील है। उनके बात करने का तरीका बड़ा सौम्य है और मधुर है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी हो जाता हूँ। मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहीं नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? इस तरीके से समाज में एक और दूसरे का यहाँ पर मजाक बनाया जाता है। उनकी कमजोरियों को उनकी यहाँ पे दर्शाया जाता है। हाँ, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। यहाँ पे ये बताया है। क्या उसका दिमाग सही है? इसलिए सिर्फ कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी जगमगाता है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया है कि समाज में कैसी कैसी राय किस इंसान के बारे में बनी रहती है। और इस सब से ही समाज में इतनी भिन्नता होने के बाद, इतनी विविधताएं होने के बाद भी यहाँ पर कुछ भेदभाव देखने को हमें मिलते हैं। अगर देखें तो कुछ चित्रों में जो बच्चे दर्शाए गए हैं, विकलांग कहा जाता है इन बच्चों को। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों के पूर्व आग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी राय में इसके लिए क्या है, ये आपको बताना है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो हम देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़के या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। रोते नहीं हैं आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ में जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तब भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए यह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। अब यहाँ पर ये क्या धारणाएं देते हैं कि हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार होना भी चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनती चली जाती हैं इसी चीज़ को लेकर के, और शुरुआत ये हमारे घर परिवार से ही होती है, माता पिता से ही होती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी समुदाय के बारे में, किसी लोग के बारे में कुछ भी पहले ही उसकी धारणा बना लेना और पक्की धारणा बना लेना, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समय में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हो सकते हैं, उसकी कुछ अपनी क्षमताएं हो सकती हैं, वह दूसरों से अलग भी हो सकता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो ही ना।
इस तरीके से यहाँ पे इन पर भेदभाव किया जाता है, असमानताएं दी जाती हैं। असमानताओं में क्या है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्व आग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में उनकी पक्की धारणा बन जाती है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, तो एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न थे। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि उनका धर्म अलग था। विविधता का एक पहलू है कि भेदभाव का कारण भी बन सकता है। यह पहलू ऐसा तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, बहुत कम या छोटी मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था और समीर 1 काफी यहाँ पर समृद्ध था। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे भी नहीं होते हैं यहाँ। इन कारण दफ्तर, अस्पताल, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वह उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो नीची नहीं कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी दलित शब्द नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वे इसी शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया जाए। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। दलित शब्द का मतलब क्या है? दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, जिन्हें कुचला गया है। और दलित शब्द का जो एग्जैक्ट मतलब है वो दर्शाता है सामाजिक पूर्व आग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को यहाँ पे अनुसूचित जाति के वर्ग में भी रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, इसके बारे में आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ में भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, ये सब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करके आपने कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा था। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी को 1901 में जाति व्यवस्था से रिलेटेड यहाँ पे एक एक्सपीरियंस हुआ कि जब वे 9 साल के थे, महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। 9 साल के थे तो महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों से मिलने के लिए गए थे। महाराष्ट्र के कोरे गांव में बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पीछा क्यों पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा
कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। महार एक समुदाय है मुंबई के अंदर जिसे अछूत मानते हैं, और अंबेडकर के जी के मुंह से तुरंत निकल गया कि हम महार हैं। उनको एकदम धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को भी तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती है। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अब यहाँ पर बताया, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में। यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई। यानी 1891 से 1956 के बीच में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी रहे थे। भारतीय संविधान का पिता इन्हें कहा जाता है। दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी डॉक्टर अंबेडकर को ही जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब हुआ करते थे, उनके पास जमीन नहीं थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया था। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व भी किया था। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया था। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया थी, उससे बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनके पास में। स्टेशन पर भेदभाव कैसे किया गया था। कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदाई भी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी न पीने के लिए दें। तो इस समानता के लिए संघर्ष भी इन्होंने किया था। समानता पाने के लिए, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरत, जनजातीय लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अम्बेडकर जी ने।
जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। दलितों ने मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भी यहाँ संघर्ष किया था। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास दलितों के अलावा शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। हाँ, 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे कैसे भेदभाव किए जा रहे हैं। लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों में हिस्सा भी लिए थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी इसमें थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह ही माना जाए। ये संघर्ष उस टाइम पर जब दलितों ने किया था, खुद को आज़ाद कराने के लिए, ब्याज में छुटकारा पाने के लिए, अपने आप को दलित कहलवाने के लिए, नीची जाति समझने के लिए, सबको समान अधिकार मिले, ये संघर्ष उनका था, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानून रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी भी डाली है कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना चाहिए, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस भी किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता और महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। हालांकि जब हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया था, यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता यह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। भारत के संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी को। उन्होंने इसमें कुछ नियम दिए, रूल्स बनाए, कुछ अधिकार उन्हें दिए जो कि सभी लोगों को समान अधिकार और समान इज्जत के साथ में अपनी जिंदगी निर्वाह करने का अधिकार देते हैं। उद्देशिका में इन्होंने लिखा था यहाँ पर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये उद्देशिका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यहाँ पर संविधान में दर्शाती है कि क्या क्या अधिकार हमें समान नागरिकता के लिए मिले थे, किस किस चीज़ की आज़ादी यहाँ पर दी गई थी। संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त किए जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर एक चर्चा है। तो इस चैप्टर में
प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ना है यहाँ पर उसके पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है कि एक ये प्रियम्बल बहुत ज़रूरी है, उद्देशिका को पढ़ना और इसके एक एक शब्द का मतलब समझना। यहाँ पे तो नहीं दिया है, बट इन फ्यूचर आगे वाले जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें इन सब को पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। इसमें केवल एक ये व्यू बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या क्या अधिकार समान होने के लिए लोगों को दिए थे। उन्हें छुआछूत से दूर हटाना, उन्हें आज़ादी से रहने का कदम उठाना, इस बात के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो छुआछूत या भेदभाव किस तरीके से जो मानव है उस जाति या समुदाय को यहाँ पे भेदभाव करके उसे दुखद देता है, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने ये बताया है। विविधता होने के बाद भी लोगों में कई तरह के भेदभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें से कुछ इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, बस केवल प्रियम्बल करना है और ये समझना है कि एक रीड आउट करना है चैप्टर को समझने के लिए कि भेदभाव किस किस आधार पर हमारा हो सकता है। इतनी सारी धारणाएं हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो हम पहले ही बना लेते हैं किसी के बारे में और वही चलती रहती हैं। कुछ चीज़ गलत हो रही हैं तो उनको हमें अपोज करके एक नई चीज़ करनी चाहिए जिससे समान अधिकार मिल सके, समान अवसर मिल सके सभी नागरिकों को। कोई भी छुआछूत या दलित या कुछ ऐसा निजी जाति का नहीं माना जाए, उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। किसी के साथ में भेदभाव है, किसी भी समुदाय या किसी भी स्तर पर हो रहा है तो उसके लिए भी हमें खड़ा होना चाहिए। इसके बारे में सिर्फ हमें इतना ही समझना है यहाँ पर।